अध्याय 7 त्रिभुज। आज हम लोग त्रिभुज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों और उनके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाई गई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे? एक रेखा ये मैंने खींची, एक रेखा ये देखो एक दूसरे को टच करती हुई खींच दी, और ये तीसरी रेखा खींच दी। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। भुजाएं देख रहे होगे, अगर इसका नाम ए रख दे, यहाँ बी डाल दे, यहाँ सी, तो एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई बी सी, और तीसरी भुजा हो गई सी ए। ठीक है, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण, एक कोण ए हो गया, एक कोण बी हो गया और कोण सी, और तीन शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। ये एक ए शीर्ष है, बी शीर्ष हो गया, और ये सी शीर्ष हो गया। ठीक है, शीर्ष मतलब जहाँ दो भुजाएं कट करती है, जैसे ये दो भुजाएं यहाँ पे कट कर रही हैं बिंदु, तो ये शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, आगे तो एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष तथा तीन भुजाएं होते हैं। अध्याय 6 में आप त्रिभुजों के कुछ गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आपने क्या पढ़ा है वहाँ पे? एकांतर कोण। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, ऐसे पढ़ा था। दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इन्हें एक प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब एक रेखा दोनों को काट रही है। तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर चार कोणों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर कोण बनते थे, संगत कोण बनते थे और शीर्षाभिमुख कोण बनते थे। इनके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, शीर्षाभिमुख एक दूसरे के सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और एक ही ओर बने अंतः कोणों का, एक ही ओर बने ये अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, और क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में आपने? एकांतर कोण किसे कहते हैं? ये कोण, ये इसका एकांतर कोण होगा, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। संगत कोण क्या पढ़ा था? जैसे कि आप ये इसका संगत कोण होगा, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें आप पढ़ चुके हो। इस अध्याय में आप त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के नियमों, त्रिभुजों के कुछ अन्य गुणों और त्रिभुजों में असमीकाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वांग क्षमता किसे कहते हैं? आपने थोड़ा बहुत शायद पिछली कक्षा में पढ़ा था। सर्वांग सम मतलब, अगर इस शब्द से हम ध्यान दें तो सर्वांग सम सभी अंग जिसके समान हो, सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, आप पिछली कक्षाओं में इन गुणों में से अधिकतर गुणों की सत्यता की जांच क्रियाकलापों द्वारा कर चुके हैं। यहाँ हम इनमें से कुछ गुणों को सिद्ध भी करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता देखो क्या होती है। आपने ये अवश्य ही देखा होगा कि आपकी फ़ोटो की एक साइज की दो प्रतियां सर्वसम होती हैं। इसी प्रकार एक माप की दो चूड़ियाँ और एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए दो ATM कार्ड सर्वसम होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग जिसके समान हों। चित्र के माध्यम से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया है, तो दूसरा त्रिभुज भी सेम ऐसा ही बनना चाहिए। लगभग समान बने हैं मेरे वाले, लेकिन ये थोड़ा सा लंबी लाइन हो गई है। तो सर्वांगसम जिसके सभी अंग समान हो। ठीक है, मतलब अगर ये AB भुजा है और ये MN भुजा है, तो ये AB और MN बराबर होना चाहिए, और इधर ये AC और MO भुजा बराबर होनी चाहिए, BC और NO भुजा बराबर होनी चाहिए, और कोण भी बराबर होने चाहिए। कोण A M के बराबर, B N के बराबर और C O के बराबर होने चाहिए। आपने पिछली कक्षा में इसका अध्ययन किया है। ठीक, आगे एक 2 रुपए के सिक्कों में से एक दूसरे पर रखे तो वे एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। अतः यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल बताए गए हैं ये सभी सर्वांगसम आकृतियों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो सर्वांगसम का अर्थ है कि सभी प्रकार से बराबर। ये देखो लिखा है बराबर, अर्थात वे आकृतियाँ जिनके समान आकार और समान माप हैं। अब एक ही त्रिज्या के दो वृत्त खींचे और एक दूसरे पर रखिए। आप देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, और हम इन्हें सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। इसी क्रियाकलाप की एक ही माप की भुजाओं वाले दो वर्गों को खींचकर, ये देखो दोनों वर्ग यहाँ बने हैं, ये भी सर्वांगसम है। ठीक है,
आप सोच सकते हैं कि हम सर्वांग क्षमता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। आपने अपने रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ की ट्रे अवश्य ही देखी होगी। ध्यान दीजिए कि बर्फ़ जमाने के लिए बने सभी खांचे सर्वांगसम हैं। ट्रे में खांचों के लिए प्रयोग किए गए सांचों की गहराइयाँ भी सर्वांगसम होती हैं। ये सभी आयताकार और सभी वृत्ताकार या सभी त्रिभुजाकार हो सकते हैं। अतः जब भी सर्वसम एक जैसी वस्तुएं बनानी होती हैं तो सांचे बनाने के लिए सर्वांग क्षमता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कभी कभी आपको अपने पेन के रिफ़िल बदलने में भी कठिनाई हो सकती है। यदि नया रिफ़िल आपके पेन के साइज का ना हो, स्पष्टतः रिफ़िल तभी पेन में लग पाएगा जबकि पुरानी रिफ़िल और नया रिफ़िल क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया जा रहा है ये सर्वांगसम चित्रों को समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है। आगे यहाँ पे देखो कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। अब निम्न में से कौन कौन सी आकृतियाँ 7.3 आकृति नंबर दी गई है, दिए गए वर्ग सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे देख रहे हो। फर्स्ट और ये सेकंड चित्र जो ये बना हुआ है ये दो छोटे बड़े हैं। सर्वसम एक जैसे तो हैं लेकिन ये सर्वांगसम सभी अंग बराबर नहीं हैं, तो इनको हम सर्वांगसम नहीं कह सकते लेकिन समरूप कह सकते हैं। अब सर्वांगसम और समरूप दोनों में अंतर होता है। समरूप जो देखने में तो एक जैसे हों लेकिन सभी अंगों का बराबर होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन सर्वांगसम सभी अंगों को भी बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सर्वांगसम और समरूप चित्रों के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक। आइए अब दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की चर्चा करें। आप पहले से जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो। अब निम्न में से कौन कौन से त्रिभुज आकृति, ये जो आकृतियाँ दिखाई गई हैं, पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हैं। ठीक। यहाँ पे देखो चित्र कौन कौन सी आकृतियाँ एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो जैसे ये दो आकृतियाँ देखिए, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति सर्वांगसम हैं कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, यहाँ BC 5 सेंटीमीटर, यहाँ RQ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ AB 4.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ PQ 4.5 सेंटीमीटर है, और ये AC 4 सेंटीमीटर है तो ये RP 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दो चित्र सर्वांगसम हो सकते हैं। ठीक। और ये भी है, ये वाला भी इसके सर्वांगसम है। देखो यहाँ भी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। और ये वाला भी सर्वांगसम है, ये भी भुजाएं बराबर हैं। लेकिन ये वाला इसके सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इसकी भुजाएं सब अलग अलग 5-5 सेंटीमीटर। तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चित्र को हम सर्वांगसम कह सकते क्या हैं ये सर्वांगसम। ठीक है। आगे देखो, आकृति में सेकंड से आकृति 7.45 तक के प्रत्येक त्रिभुज को काटकर उसे पलटकर त्रिभुज ABC पर रखने के प्रयत्न कीजिए। देखिए आकृति सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए त्रिभुज जो पहले चित्र से सेकंड, थर्ड और फोर्थ सर्वांगसम है लेकिन पांचवा सर्वांगसम नहीं है। ठीक है। अब सर्वांगसमता देखो लिखते कैसे हैं ये भी देख लो। अगर त्रिभुज ABC, मान लो ये हमने त्रिभुज एक ABC बनाया और दूसरा त्रिभुज ये PQR बनाया, ये दोनों सर्वांगसम है तो इसको लिखने का तरीका है त्रिभुज ABC सर्वांगसम। ये है सर्वांगसमता का निशान, त्रिभुज PQR। ठीक है। ये सर्वांग, यहाँ देखो बुक में भी ये दिखाया गया है, सर्वांगसमता का निशान है। ये ऊपर ये बराबर लाइन नहीं दिखी रही, ये दो बराबर की लाइन होती है और एक लाइन इस प्रकार उल्टा लेटा हुआ S कह सकते हो, S बना होता है। ठीक है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC हो तो त्रिभुज PQR की भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत बराबर भुजाओं पर पड़ेंगी। ऐसा ही कोणों के लिए भी होगा, अर्थात भुजा PQ AB को ढकती है, भुजा QR BC को ढकती है और भुजा RP CA को ढकती है। यहाँ पे बता दिया गया है कि सर्वांगसम है तो एक दूसरे चित्र को ढक लिया जाएगा। ठीक। यहाँ तक की बातें समझ में शायद आ गई होंगी। आगे देख लेते हैं क्या है।
सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CP/CT का नियम लिखते हैं। इसको हमें बड़ा ना लिखना पड़, अगर हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करेंगे तो हमें बड़ा ना लिखना पड़े, इसके लिए हम CP/CT रूल लगा देते हैं। ठीक है, 60 लिख देते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ हैं। देखो 4 कसौटियाँ हैं, इसके बारे में आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज देखो, एक त्रिभुज 3 सेंटीमीटर लेकर 2 त्रिभुज खींचिए, आकृति 7 पॉइंट। क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? नहीं है। इस क्यों सर्वांगसम नहीं है? यहाँ पे देखो भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक, इसलिए सर्वांगसम नहीं है। यहाँ पे भुजाएं दी ही नहीं गई हैं। ठीक, ऐसे ये वाली आकृति देखिए, क्या ये सर्वांगसम है? देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है ना। इस क्रियाकलाप को त्रिभुजों के कुछ और युग्म खींचकर दोहरा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सर्वांगसम चित्रों के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे पिछली कक्षाओं में से याद कीजिए कि इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब इसका सत्यापन त्रिभुज ABC को काटकर और त्रिभुज PQR पर रखकर कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को त्रिभुजों के अन्य युग्म लेकर दोहराइए। क्या आप देखते हैं कि दो भुजाओं और अंतर्गत कोण की क्षमता त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए पर्याप्त है? हाँ, यह पर्याप्त है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की पहली कसौटी क्या है? SAS नियम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। SAS और क्या पढ़ा था? एक तो SSS पढ़ा था कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, SAS पढ़ा होगा, साइड एंगल साइड बराबर होता है। और ये A पढ़ा होगा, एंगल साइड एंगल हो गया। और चौथी पढ़ा था RHS राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट, एक 90 डिग्री हो तो उनकी साइड दो, बाकी दो हाइपोटेनियस कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर होती है। ये 4 नियम शायद क्लास 8th में आपने पढ़ा है, लेकिन क्लास 9th में आप इनका प्रूफ देखेंगे, जो कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके।